इस देश की जीडीपी 32% थी। अगर लोग उस लिपि को पढ़ना जान जाए, ठीक से पढ़ ले, तो वो समझ सकेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम टीचर बनाना चाह रहे हैं। दरअसल ये बिल्कुल पता नहीं लगा था, ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। देवानंद पी दस्सी, राजा राइयो, ये तमाम शिलालेखों में मिला। तो लोगों ने कहा पी दर्शी राजा श्रीलंका के थे, माने सिलोन के थे, या जो नाम था कि पी दस्सी राजा अशोकस। नमो बुद्धाय, जय भारत। अभी जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था धम्मलिपि ब्रह्मलिपि का, उसके जो प्रशिक्षक थे माननीय साक्या जी, जो सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के संस्थापक, जो इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से चल के आए थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज ब्रह्मलिपि क्यों जरूरी है सब लोगों को जानना, और ये घूम घूम के पूरे भारत में ब्रह्मलिपि का ज्ञान बांट रहे हैं। इसके पीछे क्या जरूरी पड़ी इनको ब्रह्मलिपि का ज्ञान बांटने के लिए? सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा है। अच्छा, तो ब्रजेश कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वार्ता करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन इसका नाम ब्रह्मलिपि नहीं है। आपने 3 बार उच्चारण किया, तो मुझे लगा कि मैं संशोधन कर दूं। और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में, जो दिल्ली टोपरा का शिलालेख का हिस्सा है, ब्रिटिश म्यूजियम में अभी रखा हुआ है सुरक्षित, उसमें लिखवाया इयंग धम्मंग लिपि। इस लिपि का नाम है धम्म लिपि, जिसे बाद के लोगों ने, इतिहासकारों ने, ब्राह्मी लिपि का नाम दिया। आगे पूछे। और सर, क्यों जरूरी है ब्रह्मलिपि पढ़ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि या सम्राट अशोक के शिलालेख की लिपि पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम सम्राट अशोक महान के शिलालेखों को पढ़ सकें। क्योंकि सर जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे डिकोड किया था पहली बार। इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। दानंग शब्द को पहली बार पढ़ा था। तो अभी पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि उस सम्राट के शिलालेख में क्या बातें लिखी है, जिस सम्राट के शासनकाल में इस देश की जीडीपी 32% थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा आपने, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने लिखा कि सम्राट अशोक के समय इस देश की जीडीपी 32% थी। आप 32% से अंदाजा लगाइए। आज गूगल कह रहा है कि अमेरिका की, यूएसए की जो जीडीपी है वो मात्र 24% है। तो जो 24% वाला पूरी दुनिया को एकदम कंट्रोल में करता है, तो 32% वाले की क्या हाल रहा होगा। तो उस सम्राट ने जो शिलालेख लिखवाया, अगर लोग उस लिपि को पढ़ना जान जाए, ठीक से पढ़ ले, तो वो समझ सकेंगे कि सम्राट ने क्या शासनादेश या क्या आग्रह किया है अपनी जनता से, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी से। तो अगर कोई भी इस देश का है जो अपने को दीनहीन समझ रहा है, जो अपने को कमजोर समझ रहा है, मुख्य धारा में नहीं है, उसे तो जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि पता लगे कि शासन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और सम्राट अशोक ने कौन कौन सी गाइडलाइन जारी किया है। जी। अभी आप जैसे गिने चुने ही लोग होंगे भारत में जो ब्राह्मी लिपि का ज्ञान रखते होंगे और लोगों के बीच में जा रहे होंगे, तो जितने आसानी से हम लोग कह दे रहे हैं सबको जरूरी है जानना, तो कैसे जान पाएंगे सर? जब एक जिज्ञासा जगी हो कि मैं जानना चाहूँ, लेकिन कोई टीचर नहीं है। देखिए, हम लोगों ने जो ये प्रयोग शुरू किया 2020 से, हर महीना हम अपने सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार में एक क्लास चलाते हैं। हर महीने एक क्लास चलाते हैं। अभी 48 क्लास हो गए, 50 लोगों का बैच हमारे यहाँ चलता है। तो उस हिसाब से देखें तो काफी लोगों ने सीखा है। उसके अलावा अभी हम लोगों ने पीछे जनवरी से शुरू किया कि अलग अलग जनपद में जाकर, अलग अलग स्टेट में जाकर, जहाँ पर भी वार्ता हो जाए वहाँ जाकर हम सिखाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट बनाने का हमारा प्रयास नहीं है। हम बिल्कुल स्टूडेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम टीचर बनाना चाह रहे हैं। इसलिए जो पूरा पैटर्न हम लोगों ने तैयार किया है वो 1 डे है। आप सुबह 7:30 बजे क्लास में आओ
और शाम को 5 बजे अपना नाम लिखना पढ़ना सीख सकते हो। हम बीच में 200 नंबर का एक पेपर भी कराते हैं। हम आपको सोने नहीं देंगे, हम सिखाकर ही आपको छोड़ेंगे। या तो आप क्लास छोड़कर चले जाओगे, और अगर आप रुकोगे तो आप पढ़कर ही जाओगे, सीख कर ही जाओगे। तो सवाल ये फिर बड़ा वाजिब हो जाता है कि पूरे देश में कैसे फैलेगा। तो फैलाने का यही एक तरीका है कि आप मैन टू मैन कम्युनिकेट करें। अगर 50 लोगों के, आज जैसे लगभग 90 लोग थे यहाँ पर, तो इस 90 लोगों में अगर 50 लोगों ने भी मन लगा के सीखा होगा, ये दूसरे को सिखाना शुरू कर देंगे, तो हमारा इधर का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगर 5 सालों में यहाँ तक मामला आ गया है, तो हम समझते हैं कि अगले 5 सालों में बहुत फैलाव हो जाएगा, और इतनी सरल है कि सभी सीख सकते हैं, कोई भी किसी भी उम्र का हो। जी। अभी भारत में बहुत सी लिपि हैं, उसमें से ब्रह्म लिपि ही क्यों मतलब आप लोगों ने चुना है? ये बात पहले भी हो चुकी कि इस देश की आज जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस देश में जो भी जीडीपी है वो बहुत खराब है। खराब इन द सेंस कि अगर हम अमेरिका के दृष्टिकोण में देखें तो अमेरिका 24% में है, हम 3 और 4% के बीच में है। सरकार उसको कैसे तैसे करके 7% डिक्लेयर करती है, लेकिन मामला 33% का था हमारे देश का। 50 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया सम्राट अशोक के शासनकाल में था इस देश का, जिसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसलिए भले ही बहुत सारी प्राचीन लिपि हो, लेकिन अभी तो जरूरी है कि जिस रेमेडी से हमारा उद्धार हो सकता है हम वो सीखें। इसलिए सम्राट अशोक कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, और शायद इस देश के लिए आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। कभी-कभी ये भी सुनने को मिलता है कि सम्राट अशोक ने जिस भाषा में जो एरिया रहा है, उस भाषा में शिलालेख मतलब लिखवाया है। क्या ये सत्य है? सत्य है? हाँ, बहुत बहुत सही आपने सवाल किया, और अच्छा लगा जान के कि आपको बहुत सी जानकारी है सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक ने 4 लिपि में अपने शिलालेख लिखाए। सबसे ज्यादा उन्होंने जो शिलालेख लिखाया वो धम्म लिपि में लिखाया। उसके बाद खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक में। ये 4 लिपियों के कारण ही इसको डिकोड किया जा सका। अगर इतनी 4 लिपियों में ये शिलालेख नहीं होते तो शायद आज हम लोग सम्राट अशोक के शिलालेख को नहीं पढ़ पाते। तो सर कैसे पता चला, जैसे प्रथम बार किसी ने पता तो लगाया होगा कि ये सम्राट अशोक का ही शिलालेख है, कैसे पता चला कि सम्राट अशोक का ही शिलालेख है? अच्छा सवाल है। दरअसल ये बिल्कुल पता नहीं लगा था कि ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। पहले उसमें जब लॉर्ड कनिंघम ने शिलालेखों को संग्रह शुरू किया, उसको देखना शुरू किया, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे। और पहली बार सर जेम्स प्रिंसेप ने दानंग शब्द से जो सांची के रेलिंग्स पे लिखा हुआ है, वो दानंग शब्द से इसको डिकोड किया। क्योंकि ग्रीक में भी सम्राट अशोक ने लिखाया था, तो उन्होंने काफी मेहनत करके उसको डिकोड कर लिया। और डिकोड करने के बाद उनको जो सेंटेंस पढ़ने में मिला, देवानंग पी अशोकस, अशोकस ये शब्द बहुत बाद में मिला। देवानंग पी दस्सी, राजा, राइयो, ये तमाम शिलालेखों में मिला। तो लोगों ने कहा पीदर्शी राजा श्रीलंका के थे, माने सिलोन के थे या जम्बूद्वीप के थे, वहाँ ताम्रपर्णी के। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा एक छोटा सा देश जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था 1837 में। तो सिलोन इतना छोटा सा देश, उसके राजा के पास इतना सामर्थ्य कहां से आ जाएगा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जगह जगह शिलालेख लगा लेंगे। ये सवाल उनको बहुत परेशान करता था। लेकिन यही इसी क्रम में खोजते खोजते उनको कर्नाटक में 3 शिलालेख मिला, जिसके ऊपर उनका सम्राट अशोक का नाम था कि पीदस्सी राजा अशोकस। गुजर्रा का शिलालेख जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी अशोक नाम मिला। अब तक कुल 4 शिलालेख है जहां पर अशोक नाम
मिलता है। तो इससे प्रूफ हो गया था कि ये सम्राट अशोक का है। P10 उन्होंने उपाधि ली थी। अभी वर्तमान परिवेश में हम जहाँ भी जाते हैं तो जो खुदाई में मिलता है वो कई भाषाओं में इधर भी मिलता है। इससे हम लोगों की तरफ कभी-कभी देखा जाता है कि बोर्ड को खंडित कर दिया गया है। तो सर ये जो भाषा का जो विलुप्त होने का कारण रहा, क्या रहा सर? देखिए, कोई तो रहा होगा जिसको समता पसंद नहीं रही होगी, कोई तो रहा होगा जिसको बराबरी पसंद नहीं रही होगी, कोई तो रहा होगा जो लोगों का शोषण करना चाहता होगा। वरना बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करने का कौन करेगा प्रयास, है ना? बुद्ध ने जो सबसे पहला कुठाराघात किया था वो यही किया था कि पुरोहितवाद बंद होना चाहिए। क्योंकि जब हम पुरोहितवाद में पढ़ते हैं तो वो नुकसान की तरफ ले जाता है। क्योंकि एक वर्ग विशेष अपने हित के लिए तमाम तरह की कहानियां बनाता है, उसमें गड़बड़ होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। आप अपने मालिक स्वयं हो, आपका दूसरा कोई मालिक हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जरूरत नहीं पड़ती है किसी दूसरे का हम नुकसान पहुंचाएं। सबको मौका मिलना चाहिए, समान रूप से सबको अवसर मिलना चाहिए। ये अवधारणा बुद्ध की रही। इसी अवधारणा को बल सम्राट अशोक ने दिया और कमोबेश जब बाबा साहब को मौका लगा तो बाबा साहब ने भी इस बात को पुष्ट करने में पूरा योगदान दिया। आज हम जिस लाट के पीछे खड़े हैं, इस लाट को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया वो बाबा साहब ने बनाया। उनको मौका लगा, उन्होंने कहा ये जाति विहीन परंपरा है, धर्म विहीन परंपरा है, ये लोक हितकारी है, सर्वलोक हितकारी है, इसको बल मिलना चाहिए। जी। तो क्या भविष्य में सर जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर संख्या ज़्यादा बढ़ी तो क्या इसके लिए कॉलेज की मांग या अलग से कॉलेज खोला जा सकता है? यस, बिल्कुल मांग तो हम लोगों ने अभी भी किया है, बहुत किया है इस बारे में। पूरे देश में सम्राट अशोक के ऊपर कोई पीएचडी नहीं हो रही है, होनी चाहिए। शिलालेख, दूसरा शिलालेख बोलता है 14 प्रमुख शिलालेख में दूसरे नंबर का शिलालेख पशु चिकित्सा, जिसमें वहां पर जो शब्द लिखा हुआ है पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, ये दो शब्द 2300 साल पहले इकट्ठा एक जगह आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। पशुओं का चिकित्सालय, मनुष्यों का चिकित्सालय, ये अवधारणा सर्वलोक हितकारी है, सबके जीवन के को मौका मिलना चाहिए। तो ये परंपरा बढ़नी चाहिए ना, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जीएस साक्या जी को सुना, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास के साथ इलाहाबाद से चल के कुशीनगर पहुंचे और यहाँ के लोगों को धम्मलिपि का ज्ञान कराए। साथ ही साथ इनका लगाव जो बुद्धिज्म और सम्राट अशोक से है वह तो आप लोग इनकी शब्द से ही जान गए होंगे। इनका पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम इसको आसान तरीके से बना